आओ दुल्हनों, इस गरीब खाने में तुम पांचों का स्वागत है। पांचों बहुएं किरण, सुधा, राम्या, नीतू, बिंदिया गृह प्रवेश करके अंदर आकर चटाई पर बैठ जाती हैं। माँ जी, हम पांचों को बहुत जोर की गर्मी लग रही है, क्या हम जोड़ा बदल लें? पांचों को गर्मी पसीने से बेचैन देखकर कुंती उन्हें हाथ पंखा देती है। बहुओं, ये लो, ये हाथ पंखा डुला लो। दरअसल अभी मोहल्ले की सभी अड़ोसन पड़ोसन तुम पांचों की मुंह दिखाई करने आएंगी। बस थोड़ी देर और जोड़े में बैठ जाओ। समझ सकती हूँ, इतनी घमासान गर्मी में भारी जोड़े में बैठना मुश्किल है। कोई बात नहीं सासू माँ, थोड़ी देर की ही तो बात है। मुंह दिखाई खत्म होते ही मैं तो सबसे पहले जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगी। सच में इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। अप्रैल के महीने में भूचाल मचा रखा है। पांचों अभी बातचीत कर रही थी, तभी दरवाजे पर मकानदार चमनलाल आकर चिल्लाने लगता है। कुंती, हो कुंती, अरे ओ दिनेश, रमेश, लखन, संभव, अरे कहाँ छुपे हो दुम दबा के? बाहर निकलो ससुर के नाती। तभी कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मकानदार जी जरा धीरे बोलिए, आज ही मेरे घर में बहुएं ब्याह कर आई हैं, उनके आगे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तुम लोग पिछले 3 महीने का किराया खाकर बैठे हो। बेटों की शादी करने के लिए नोट था, बस मेरा ही किराया भरने के लिए भिखारी हो। मकानदार जी, आप हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, ऐसे सरेआम बेइज्जती तो मत करिए। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुम पांचों को, या तो किराया भरो या खाली करो। और पिछले 6 महीने से पानी बिल का एक फूटी कौड़ी नहीं दिया तुमने, इसलिए पानी का कनेक्शन कटवा रहा हूँ। गुस्से गुस्से में मकानदार पानी का कनेक्शन कटवा कर चला जाता है। पांचों बहू बेटे सास पसीने से लथपथ अंदर चिंता में बैठे थे। जरा सी खुशी तो घर में आई थी, भगवान से वो भी नहीं देखी गई। मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है कि नई नवेली बहुएं बगैर पानी के कैसे नहाएंगी धोएंगी। माँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी तो मकान मालिक तो फ्री के 500 रुपए पानी बिल हमेशा लेता था। गर्मी में हफ्ते में 2 दिन पानी आता था, वो भी पीने लायक नहीं। तुम फिर भी तो दूर नदी से पानी भर कर लाती थी। नदी की बात सुनकर पांचों जुगाड़ू बहू का दिमाग चल पड़ता है। माँ जी, जब पानी की नदी है तो समस्या क्या है, हम पांचों भर ले आएंगी पानी। हाँ माँ जी, अब आपकी पांचों बहू आ गई है ना, हम पांचों संभाल लेंगी। अगले दिन पांचों पानी भरने नदी पर आती हैं, जहाँ नदी के पानी में कचरा जमा था। किनारे से हिरन का बच्चा पानी पी रहा था। हे भगवान, इस नदी में कितना कूड़ा कचरा जमा पड़ा है। लगता है कोई इस नदी को साफ सुथरा नहीं करता। और इस नदी का पानी तो गटर जितना गंदा और काला लग रहा है। मगर हम लोगों के पास ये पानी ले चलने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। यहाँ और दूसरी नदी भी तो दिखाई नहीं दे रही। इसका जुगाड़ है मेरे पास। इस पानी को ले चलकर हम चूल्हे पर उबाल लेंगे और छान कर खाना बनाने और पीने के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं। पांचों नाक से कोड़कर नदी के गंदे पानी को भर लेती हैं। ये हिरन का बच्चा कितना सुंदर है, चलो इससे खेलते हैं। बिंदिया जैसे हिरन को पकड़ने जाती है तो झाड़ियों में भागकर बहते झरने के पीछे छिप जाता है। उस झरने का पांचों को पता नहीं था। इस तरह रोज वो नदी के दूषित पानी से ही घरेलू काम निपटाती थी। फिर एक दिन पांचों नदी के किनारे बैठी थी। आज तो यहाँ का माहौल कितना शांत और कितनी शीतल हवा चल रही है। तभी सुधा को झरने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम चारों को भी कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे झरने से पानी गिर रहा हो? वैसे यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडक भरा है, झरना हो सकता है, चलो देखते हैं। पांचों झरने की तलाश करते हुए अंदर आती हैं, जहाँ जंगल के कुछ पशु, खरगोश, हाथी, हिरन झुंड में बढ़ते चले जा रहे थे। देखो, ये सारे जानवर एक दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब झरना इधर ही है। पांचों पशुओं के पीछे पीछे चलकर झरने तक पहुंच जाती हैं, जहां जेठ की घमासान गर्मी में भी वहां काफी ज्यादा ठंडक थी और जिंदा पहाड़ी से दूध के जैसे सफेद झरना बह रहा था। इस झरने में से कितना स्वच्छ पानी निकल रहा है, मुझे तो प्यास लग गई। पांचों झरने का पानी पीकर प्रशंसा करती हैं। इस झरने का पानी अमृत जल की तरह मीठा है। चलो शुक्र है, अब हमको उस नदी का खारा गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। हमारे पानी की जलापूर्ति का जुगाड़ इस झरने से हो जाएगा। गर्मी की भीषण मौसम में अब वो झरना पांचों का सहारा बन जाता है। पांचों अब ज्यादातर समय गर्मी में झरने के पास बैठकर गुजारती हैं और सांझ को घर जाती हैं और फिर एक सुबह। चलो, तुम सबकी मोहलत खत्म हुई, दफा हो जाओ मेरे घर से, चलो फूटो यहाँ से। अरे अरे सेठ, हमारी बात तो सुनिए। मकान मालिक न आओ देखता है न ताओ, सबको धक्का मार कर निकाल देता है। अब मैं तुम लोगों पर कोई दया नहीं खाने वाला, निकलो, चलो निकलो यहाँ से। बेघर होकर पूरा परिवार भीषण गर्मी में दर दर भटकने लगता है। तपती जमीन पर सबके पांव जलने लगते हैं और लू खाना पड़ता है। बहू, अब मुझसे और नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। तभी पांचों जुगाड़ बहू दिमाग दौड़ाती हैं।
आप लोग चलिए हमारे साथ। माँ जी उठिए। नीतू किरण कुंती को सहारा देकर उठाती है और सब झरने के पास आ जाते हैं। इस जगह में कितनी ठंडक और शांति है। और भैया देखो ना, जिंदा पहाड़ वाले से दरिया के जैसे झरना फूट रहा है, जैसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हो। अब इसी जन्नत में हम अपना घर बसाएंगे। झरने के बीचों बीच सूखी जमीन है और घर बनाने की सामग्री जैसे कि घास, लकड़ी जंगल से मुहैया हो जाएगी। अरे वाह, क्या दिमाग लड़ाया है तुम सबने। 5 जुगाड़ू बहू के साथ उनके पति भी उनके झरने के बीच में घर बनाने की योजना में शामिल हो जाते हैं। अब कोई लकड़ी काट कर ले आता है तो कोई हरी घास काट कर इकट्ठा करते हैं और सब लोग मिलजुल कर झरने के ठीक बीच में कुटिया टिकाते हैं। देखो, हमने घास की मजबूत छावनी बनाकर तैयार कर दी है। अब हमारा घर रहने के लायक तैयार है। हमने भी घास की दीवार, खिड़की बना लिया है, बस इसे लगाना है। झरने के बीच में इतना खूबसूरत घर देखकर कुंती की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। बहुओं, आज के जमाने में तो घर में बहू आते परिवार को तोड़कर उजाड़ कर रख देती है, मगर मैं भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी 5 जुगाड़ू बहू की सास होने का सौभाग्य मुझे मिला, जो ऐसी स्थिति में मेरे बेटे को छोड़कर नहीं गई बल्कि साथ निभाया और घर खड़ा किया। माँ जी, कन्यादान के बाद बेटियां तो सदा के लिए ससुराल की हो जाती और वहीं उनका घर द्वार संसार होता है। हम आपको कैसे छोड़ जाती। चलिए आप अंदर। सब लोग अंदर आते हैं मगर मिट्टी वाली जमीन देखकर बहुओं का मुंह तर जाता है। हमने रहने के लिए बसेरा तो बना लिया मगर हमारे पास सोने के लिए बिस्तर तो है ही नहीं। इतनी गर्मी में जमीन पर कैसे सोएंगे। देखो, इस झरने के चारों तरफ अभी भी कितनी सारी नरम नरम घास उगी है। हम इससे अपने लिए बिछौना, चटाई और घरेलू सामान भी बना लेते हैं। बिंदिया के सूझे उपाय को अपनाकर 5 घास उखाड़कर उसे नरम नरम तकिया, बिस्तर, गुदड़ी, चटाई, झाड़ू वगैरह बना लेती हैं और घर की मिट्टी को साफ करके बिस्तर लगाती हैं। वहीं किरण, नीतू फल चुनकर ले आती हैं। देखो, हमने खाने का जुगाड़ लगा लिया। हमें जंगल में कितने मीठे शहतूत, खजूर, नारियल फल और अंजीर भी मिले हैं। अरे वाह, ये मीठे रसीले फल देखकर मेरे मुंह से तो लार टपक रही है। चलो खाते हैं। जरा ठहरिए, मैं उसे धोकर लाती हूँ। किरण झरने के शुद्ध पानी से फल धोकर सबको छीलकर खिलाते और सब लोग जुगाड़ू बहू के बनाए झरने वाले ससुराल में चैन सुकून की मीठी नींद लेते हैं। 5 भाई काम की तलाश में निकल जाते हैं। 2-4 दिन यूं ही गुजरता है। अजी, क्या हुआ? कहीं काम की बात बनी? सुधा भाभी, हमने हर दुकान से लेकर ढाबे, फैक्ट्री सब जगह भटक कर देख लिया, लेकिन गर्मी के मौसम में कोई काम देने पर राजी नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कैसे परिवार चलेगा बिना काम के। तभी मंजली बहू राम्या झरने के अंदर मछली को चपाक चपाक कूदते फांदते करते देखती है, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जलती है। आप लोग कहीं और रोजगार तलाशने से अच्छा इस झरने के अंदर से ताजी मछली निकाल कर बेच लीजिए। हमारे खाने पीने का खर्चा तो निकल जाएगा। और बाकी हम 5 बहुएं खेती बाड़ी में निपुण हैं, तो हम सोच रहे हैं इस झरने के पास गर्मी के सीजन की सब्जी की बुआई कर ले। किरण का जुगाड़ विचार सबको पसंद आता है। अगले दिन तड़के सुबह 5 झरने से मछली मार कर बेचने जाती हैं। वहीं झरने के अगल बगल के हिस्से को साफ सुथरा करके बहुएं पतली पतली क्यारियां बनाकर तरह तरह की जुगाड़ू खेती उपजाती हैं। हमने बीज तो लगा दिया, फसल फूटने तक हमें साग पात खाकर गुजर बसर करना होगा। 5 रोजाना झरने के पानी से खेती को सींचती हैं और कुछ सप्ताह में उनके खेत में सब्जी निकल जाती है, जिसे बेचकर वो काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं और दिए जरूरत के लिए झरने के पास वाले एक हिस्से में जुगाड़ू रसोई और टॉयलेट भी बना लेती हैं, जिससे उन्हें आधी रात में खतरा उठाकर दूर दराज नहीं जाना पड़ता। इसी प्रकार 5 का झरने वाले ससुराल के बीचों बीच गर्मी के मौसम में बेमिसाल तरह से जिंदगी गुजरने लगती है। हे भगवान, पूरा का पूरा घर धुएं से भर गया है। ऊपर से गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। सच में आज तो चूल्हे से कितनी तेज चिमनी की तरह धुआं निकल रहा है। थोड़ी देर में हमारे पति भी घर आते खाना मांगने लग जाएंगे। लगता है उपले ही पूरी तरह सूखे नहीं है। अब हम 10 बहू को जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वरना खाना बनने से रहा। एकदम से चंदा का ध्यान दरवाजे के बाहर पड़ोसन पर पड़ता है, जो कि गत्ते और अंडे की ट्रे लेकर बाहर आती है। अरे रंजन काकी, अगर ये गत्ते आपके काम के ना हो तो आप हमें दे दीजिए। हाँ चंदा, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे खातिर भंगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काकी। चंदा फौरन से खाली अंडों की ट्रे गत्ते उठाकर घर ले आती है। ये लो, हो गया ईंधन का जुगाड़। चलो अब बिना देरी के खाना बनाते हैं। चंदा गत्ते जलाती है और सुरेखा चूल्हे पर रोटी बनाती है।
अरे वाह चंदा, ये जुगाड़ तो बड़े काम का है। जितनी तेज धाएं धाएं आंच लहक रही है, 10 मिनट में सारी रोटियां बन गई। अभी तो इस अंडे के खाली ट्रे और गत्ते पर 2-3 टाइम का खाना और बन जाएगा। वैसे हम 10 बहुएं अपनी परेशानी का जुगाड़ लगा ही लेती हैं, मगर अभी मार्च के महीने से ही इतनी तेज धूप पड़ रही है, घर की छत भी इतनी ज्यादा तप रही है, पता नहीं मई जून का महीना क्या कहर बरसाएगा। तभी सबके पति घर आते हैं। सबसे बड़ी बहू सुरेखा बोलती है, आ गए आप सभी लोग, आज कुछ काम मिला था क्या? सुरेखा के सवालों पर राकेश चिढ़कर बोलता है, खाली पैसा पैसा, तुम पतियों को पैसा मांगने के सिवा कुछ आता भी है? पति थका हार कर घर आया है, ये नहीं कि पानी दे दे पहले। जेठ जी, आप जेठानी जी पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? अरे हम पैसे ना मांगे तो क्या करें? आप 10 भाई तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, पीछे से मकान मालिक आकर हमको गाली सुनाता है। कविता की बात पर सब कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर बहुएं जैसे खाना परोसती हैं, मकान मालिक किराया मांगने आ धमकता है। क्या बाबू, आखिरकार आज तुम भाई लोगन भेंटा ही गए। घर में चलो किराया निकालो। दे देंगे मकानदार जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अभी काम धंधा नहीं चल रहा है। अरे बस तुम लोगों का क्या सारा काम तो निकल रहा है, मेरा किराया ही नहीं दिया जा रहा है। अगले 1 महीने की मोहलत देता हूं तुमको, या तो मेरा किराया दो या मकान खाली कर दो भैया। मकान मालिक की बात पर रेवती अपने 10 बेटों पर गरमा जाती है। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम सब क्या कमा धमा रहे हो? वो तो जैसे तैसे बहुएं जुगाड़ लगाकर पिछले 1 महीने से गृहस्थी चला रही हैं। बेचारियों ने धूप में जल मर कर राशन कार्ड बनवाया है और दूर दराज जंगल से लकड़ी सूखे पत्ते बटोर कर लाती है, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। अरे तुम लोगों को तो अपनी पत्नियों के पैर धोकर पीना चाहिए। हाँ हाँ, अब तो हमसे बढ़कर आपके लिए आपकी 10 बहुएं सगी हो गई हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? ये हमें कमाकर खिला रही हैं, तो हम मर्द चूड़ियां पहनकर बैठ जाते हैं। अरे आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ने से कोई हल नहीं निकलने वाला। आखिरकार कब तक हम किराए के मकान पर दिन काटेंगे? ऐसे संसार नहीं चलेगा। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, आप भाइयों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप सब शहर जाकर कमाइए। शहर जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तभी रजनी रसोई में जाती है और कनस्तर में से जमा किए हुए पैसे लाकर प्रमोद को दे देती है। ये लीजिए, ये 2000 रुपए हमने उपले बेचकर कमाए थे और बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे, इससे आप शहर जाइए। अगले दिन रेवती के 10 बेटे शहर रवाना हो जाते हैं और जाते वक्त सबकी आंख भीगी हुई थी। ऐसे ही एक दिन 10 लकड़ियां चुनने जंगल आती हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। पेड़ पौधों की शुद्ध ताजगी भरी हवा के आगे तो एसी भी फेल है। सही कहा निभा, और ये घास कितनी नरम है और ठंडक भी है। मेरा तो इस जंगल से घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। कितनी हरियाली है यहाँ पर। बस बस चलो अब घर चलते, सूरज भी ढलने वाला और खाना भी बनाना होगा। मगर डिब्बे में केवल मुट्ठी भर आटा है, उसमें किसका पेट भरेगा? ये जंगल कितना हरा भरा है, थोड़ा साग पात मिल जाए तो काम बन जाएगा। 10 अलग अलग भागों में बट जाती हैं। तभी रजनी कविता एक जगह खूब सारा साग मिलता है। अरे ये तो चौलाई का साग है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये शुगर के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। फिर दोनों सारे साग तोड़ लेती हैं। वहीं कुछ बहू ईंधन के लिए लकड़ी सूखे पत्ते बटोरती हैं और सब अपने गरीब खांचे में लौट आती हैं। तभी निभा चंदा साग चुनते हुए बात करती हैं। ये साग कितना ताजा है, अगर बाजार में बेचे तो 40 रुपए किलो के भाव में ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे और हमारी भी थोड़ी आमदनी हो जाएगी। अरे वाह निभा, तरकीब तो अच्छी है, इससे 2 पैसे तो आएंगे। वैसे साग के साथ चावल होता तो मजेदार लगता। तभी सुरेखा का ध्यान ओखली में जाता है जो कि धान से भरा पड़ा है। वो जुगाड़ लगाकर धान कूट कर चावल निकाल लेती हैं। ये लो, मैंने धान से कूट कर चावल निकाल दिया है। आज हम गरीब जुगाड़ बहुएं भरपेट साग भात खाएंगी। जिसके बाद सब खुशी खुशी खाती हैं। तभी तेज की हवा उठती है जिससे छत किसी तिनके की तरह टूट कर गिर जाती है। ऐसे में मकान मालिक आ जाता है। अरे तोड़ दिया मेरे मकान को, पड़ गई तुम लगाइयों की कलेजे में ठंडक। अब अपना कोई और रास्ता देख लो, भागो निकलो यहाँ से। बेचारी 7 बहुएं मकान मालिक के आगे हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें मांगती हैं, मगर वो नहीं मानता। अब 10 फूटे भाग को लिए भटकते भटकते उसी घास वाले जंगल में जाकर बैठ जाती हैं। पता नहीं ऊपर वाला मुझ बुढ़िया को इस बुढ़ापे में और क्या क्या दिन दिखाएगा। मुझे क्षमा कर देना बहुओं, मेरे साथ साथ तुम सबको भी ऐसे बेठिकाने नहीं होना पड़ता। अगर मेरे बेटे काबिल होते तो तुम लोग आज ये दुख तकलीफ नहीं झेलती। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम जुगाड़ू बहुएं अब खुद से अपना घर तैयार करेंगी। 10 के सामने घर बनाने की समस्या थी जिसका उन्हें समाधान नहीं मिल रहा था। तभी नुपुर एक छोटी सी गौरैया चिड़िया को जमीन पर चोंच में घास चुनते देखती है। लगता है ये गौरैया गर्भवती है, अपने अंडे सेने के लिए घोंसला तैयार करने में जुटी है। नुपुर की बात सुनकर
निभा को जुगाड़ मिल जाता है। मुझे हम लोगों की मंजिल साफ साफ दिखाई देने लगी है। देखो ये जंगल पूरी तरह हरे हरे घास से भरा हुआ है और यहाँ लकड़ी भी है। चलो काम शुरू करते हैं, हम घास का घर बनाएंगी। अब 10 आपस में अपने अपने हिस्से का काम बांट लेती हैं। कविता, इस पेड़ का तना मोटा है, ये देवदार की लकड़ी है, इससे बना घर बहुत टिकाऊ मजबूत होता है और ये खोखला भी है, इसे ही काटते हैं ताकि पर्यावरण को हानि न पहुँचे। अब कोई लकड़ियां काटकर इकट्ठा करती है तो कुछ घास लाती हैं। वहीं कुछ बहुएं जुगाड़ से पत्थर के औजार बनाकर जमीन में गड्ढा खोदती हैं और अब सब मिलकर घास के घर की मजबूत नींव खड़ी कर लेती हैं और घास की छत भी तैयार कर लेती हैं। देखो हमने एक दिन के अंदर ही अंदर आधे से ज्यादा घर बना लिया है। बस कल खिड़की और दरवाजे लगने के बाद हमारा घास का घर और भी खूबसूरत लगेगा। फिलहाल मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी सुरेखा जंगल से मीठे मीठे लाल लाल शहतूत और बेर फल ले आती हैं। ये लो, मैंने सबके भूख का जुगाड़ लगा लिया, रसीले मीठे बेर खाओ। इसी तरह अगले दिन जैसे सूरज चढ़ता है सब दोबारा काम चालू करती हैं और बहुत ही सुंदर खिड़की दरवाजे बनाती हैं, जिसमें सास भी उनकी मदद करती है। आखिरकार वो घर बना लेती हैं। साथ ही जंगल में उगने वाले साग पात, खजूर की झाड़ू इत्यादि बनाकर बेचकर जीविका चलाने लगती हैं।